हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर 3 ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। और लेक्चर 3 में आज हम शुरू करेंगे। पिछले जो लेक्चर हुआ था उसका एक फॉर्मूला आया था हम लोगों को कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ करंट इलेक्ट्रिसिटी अर्थात इलेक्ट्रिक करंट का जो रिलेशन है वो हमने बताया था। तो उसका बेसिस में आज हम पहले एक प्रॉब्लम शुरू में सॉल्व करेंगे। तो पहले इस प्रॉब्लम को देखते हैं। प्रॉब्लम में क्या दिया है कि एक कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 3 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। मतलब हमारे पास एक कॉपर का वायर है। तो मान लो ये है कॉपर वायर जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है 3 × 10⁻⁻6 अर्थात एरिया जो है ये एरिया है 3 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। और क्या दिया है, कैरीज ए करंट 10 एम्पियर अर्थात इसमें से करंट जो आ जा रहा है वो करंट है 10 एम्पियर। क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला, फाइंड द ड्रिफ्ट स्पीड अर्थात ड्रिफ्ट स्पीड कैलकुलेट करना है। Vd कितना है ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द वायर। एज्यूम दैट ईच कॉपर एटम कंट्रीब्यूट्स 1 फ्री इलेक्ट्रॉन एंड डेंसिटी ऑफ कॉपर दिया हुआ है 8.95 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड मोटर मास ऑफ कॉपर 63.5 ग्राम पर मोल। अब देखो इस प्रॉब्लम को करना कैसे है। तो हम एकदम बेसिक से सोचते हैं कि पहले जब हमें एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो हमें क्या क्या स्टेप उठाना पड़ेगा। पहले देखो इस प्रॉब्लम के लिए जो इक्वेशन है अर्थात जो मैथमेटिकल रिलेशन है वो क्या है। मैथमेटिकल रिलेशन जो है वो है I = N × E × A × Vd। हमें कैलकुलेट करना है Vd। तो Vd को हम लेफ्ट में रहेंगे। तो Vd को लेफ्ट में कर दिया तो ये हो गया I/NEA। अब हमें देखना है कि हमें क्या क्या दिया है। हमें I पता है, हमें A पता है एंड इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी पता है। तो क्या नहीं पता, या पर नहीं पता जो है वो है स्मॉल n। अब स्मॉल n क्या है, स्मॉल n है फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। हमें यूनिट वॉल्यूम में फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना है। और क्या दिया है, एक नंबर दिया हुआ है कि 1 इलेक्ट्रॉन पर एटम अर्थात एक एक एटम में हमें एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। मतलब जितना नंबर ऑफ एटम होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन नंबर होगा फ्री इलेक्ट्रॉन का। तो हमें कितना एटम है कॉपर का ये कैलकुलेट करना है। इसको कैसे करेंगे हम देखो कि डेंसिटी ऑफ कॉपर ये दिया हुआ है तो डेंसिटी मिल गया और क्या मिल गया, और मास जो है वो 63.5 ग्राम। तो मास और डेंसिटी इन दोनों को यूज़ करके हम इस कॉपर वायर का क्या निकल सकते हैं, वॉल्यूम निकल सकता है। किंतु कितना, यहाँ पर मास जो दिया है वो है पर मोल अर्थात एक एक मोल लोगे तो यहाँ पर मास है 63 पॉइंट। ये मोलार मास जो है ये मोलार मास जो है वो है 63.5 ग्राम। तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि एक एक मोल के लिए कितना वॉल्यूम होगा। अब एक मोल में वॉल्यूम कैलकुलेट करने से हमें क्या मिलेगा, क्योंकि देखो हमें पता है कि एक मोल मतलब होता है 6.023 × 10⁻23। मतलब एक मोल में कॉपर एटम का नंबर होगा 6.023 × 10⁻23। और अगर उसका वॉल्यूम भी मिल गया तो हम नंबर से वॉल्यूम से डिवाइड करके पर यूनिट वॉल्यूम कितना नंबर ऑफ कॉपर एटम है मतलब कितना नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम इसका पहले देखो डेंसिटी = मास बाय वॉल्यूम इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं। देखो कि वॉल्यूम कितना है, मास कितना है पर मोल, ये है 63.5 ग्राम। और वॉल्यूम कितना है, और डेंसिटी कितना होगा, डेंसिटी होगा 8.95 ग्राम पर सीसी। तो सीसी ऊपर उठ जाएगा तो ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा,
ये मिलेगा 7.09 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। तो ऊपर हो गया 63.5 ग्राम पर मोल, ये ग्राम ये मोल, और 8.95 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 7.09 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। अब देखो, अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर देखो वॉल्यूम मिल गया हमें। अब फ्री इलेक्ट्रॉन नंबर, मतलब नंबर ऑफ कॉपर एटम पर मोल कितना है पता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन नंबर कितना है, एक मोल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो है वो है 6.02 इंटू 10⁻23। और वॉल्यूम कितना है एक मोल का, एक मोल का वॉल्यूम है 7.09 सेंटीमीटर क्यूब। यह है एक मोल का वॉल्यूम। मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन का नंबर पर यूनिट वॉल्यूम वो होगा कैपिटल N बाई वॉल्यूम, मतलब 6.02 इंटू 10⁻23 बाई 7.09 सेंटीमीटर क्यूब। और ये क्या हो गया, ये कितना होगा, ये होगा 8.48 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब। तो ये है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर। तो अब हमको ये n भी मिल गया, तो हम यहाँ से Vd कैलकुलेट कर सकते हैं। तो Vd देखो हम कैलकुलेट करेंगे कैसे, देयरफॉर Vd कितना आएगा, Vd जो होगा वो होगा I मतलब 10 एम्पियर, नीचे n मतलब है 8.48 इंटू 10⁻28 इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज वो कितना है, वो है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। और एक आएगा वो है क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो है 3 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर। और इन सब को कैलकुलेट करके Vd कितना मिलेगा हमें, Vd मिलेगा 2.46। खुद कैलकुलेट करके देख लो, कैलकुलेटर यूज़ करके, ये होगा इंटू 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। तो इसको अगर हम सेंटीमीटर पर सेकेंड में करेंगे तो ये होगा 2.46 इंटू 10⁻⁻1 मिलीमीटर पर सेकेंड, और हो गया 0.246 मिलीमीटर पर सेकेंड। यहाँ से देखो बच्चों अंदाजा लगाओ कि एक इलेक्ट्रॉन एक वायर का अंदर कितना स्पीड में मूव करता है, एक सेकेंड में 1 मिलीमीटर। अरे मिलीमीटर कितना होता है कि स्केल में देखोगे तो मिलीमीटर मतलब एक जो तुम्हारा जियोमेट्री बॉक्स का स्केल होता है उसका इतना सा पार्ट, तो बहुत ही छोटा सा एक डिवीजन है मिलीमीटर, उसका भी लगभग 25%, मतलब 1/4 ऑफ मिलीमीटर पर सेकेंड। मतलब वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड है वो बहुत ही धीमा स्पीड में चलता है। और करंट कितना जा रहा है, 10 एम्पियर। मतलब इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट स्पीड जो होता है वो बहुत ही कम होता है। तो ये था इसका प्रॉब्लम। अब देखो हम क्या करेंगे, अब हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो पिछले जो लेक्चर आया था वहाँ पर हम लोगों का ओहम्स लॉ तक हमने पढ़ा था। मतलब हमने कैलकुलेट करके एलिमेंट्री फॉर्म से हमारे मैक्रोस्कोपिक फॉर्म V = IR उतना तक आए थे। तो देखो आज हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के बारे में कि रेजिस्टेंस किस किस के ऊपर डिपेंड करता है और रेजिस्टेंस का वेरिएशन कैसे होता है वो हम डिस्कस करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या मिला था, पिछले लेक्चर में मिला था एक इक्वेशन V = IR, ये है हमारा ओहम्स लॉ। और रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला हमें मिला था, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मिला था R = ρ × L/A। तो पहले हम ओहम्स लॉ पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे।
तो ओहम्स लॉ का डिस्कशन कैसा होगा, देखो कि ये जो ओहम लॉ है, इस ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। पहले देखो इस लॉ का स्टेटमेंट क्या होगा, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, देखो कि I इज प्रोपोर्शनल टू V। मतलब किसी भी एक कंडक्टर है, मान लो ये है कंडक्टर है, अगर इसका एक्रॉस में हम V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें तो यहाँ पर जो करंट फ्लो होगा I, वो करंट I होगा प्रोपोर्शनल टू V। और हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू KV। अब यहाँ पर K है एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और K कितना है, इस K को बोलते हैं कंडक्टेंस ऑफ द मटेरियल। और इसको हम रिवर्स करके लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू 1/K इंटू I, और इट इज इक्वल टू R इंटू I, जहाँ I क्या है, I है 1/K, और इसको बोला जाता है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अब ओहम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट को अच्छे से सुनो। स्टेटमेंट जो है वो है इफ टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल क्वांटिटीज, इफ टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल क्वांटिटीज रिमेन सेम, then current through a conductor is proportional to the applied potential difference across it। तो हम इसको लिखते हैं, देखो कि if temperature and other physical quantities, other physical conditions remain same, then current through a conductor is proportional to the applied potential difference across it। यहाँ से हमें क्या क्या मिलते हैं, देखो पहले कंडीशन बोला गया है कि इफ टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशन, टेम्परेचर सेम होना चाहिए दोनों कंडक्टर का। कोई भी एक कंडक्टर का बट टेम्परेचर फिक्स्ड है, मतलब टेम्परेचर का वेरिएशन नहीं हो रहा है। और अदर फिजिकल कंडीशन जहाँ तुम रखोगे वो लाइट हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, ये सारे अगर सेम रहेगा थ्रू आउट द टाइम ऑफ एक्सपेरिमेंट, then current through a conductor is proportional to the applied potential difference। मतलब अगर पोटेंशियल डिफरेंस को मान लो शुरू में पोटेंशियल डिफरेंस V1 और बाद में पोटेंशियल डिफरेंस V2, शुरू में करंट I1 बाद में करंट I2, तो I1 बाई I2 इक्वल टू होगा V1 बाई V2। कंडीशन क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब जब I1 मेज़र किया था और जब I2 मेज़र किया तो दोनों ही कंडीशन में टेम्परेचर सेम होना चाहिए। अगर टेम्परेचर सेम नहीं होगा तो ये रिलेशन होल्ड नहीं करेगा। और अदर फिजिकल कंडीशन वो भी सेम होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है याद, जो क्वेश्चन मन में आ भी सकता है कि यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो ही तो एक फिजिकल कंडीशन ही है, और अदर फिजिकल कंडीशन ये भी तो फिजिकल कंडीशन है। मतलब प्रेशर, लाइट है या लाइट नहीं है, उसका ऊपर किसी किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। जैसे सेलेनियम के ऊपर लाइट पड़ने से उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है, कोई भी सेमीकंडक्टर के ऊपर लाइट पड़ने से उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो टेम्परेचर भी एक फिजिकल कंडीशन है और अदर जो फिजिकल कंडीशन वो भी फिजिकल कंडीशन है। तो हमने टेम्परेचर को इस लॉ में अलग से क्यों बोला? इसको अलग से बोलने का कारण है कि कोई भी मटेरियल ले लो, कोई भी मटेरियल, सभी का रेजिस्टेंस, लगभग ऑल मटेरियल का रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर का ऊपर डिपेंड करता है। अर्थात टेम्परेचर चेंज होने से रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। और अदर फिजिकल कंडीशन मतलब प्रेशर, लाइट, ये सब फिजिकल कंडीशन का ऊपर कुछ ही बहुत कम मटेरियल है
जो इस कंडीशन में उसका रेजिस्टेंस चेंज होता है। मतलब ये सब हर मटेरियल के लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन ये हर मटेरियल के लिए एप्लीकेबल। इसीलिए हमने टेम्परेचर को अलग से बोलते हैं कि हाँ टेम्परेचर का साथ की वेरिएशन है, और अदर फिजिकल कंडीशन किसी का भी नाम नहीं लिया। मतलब प्रेशर का ऊपर हर एक रेजिस्टेंस का वेरिएशन नहीं है, लाइट का ऊपर हर एक रेजिस्टेंस का वेरिएशन नहीं है। जिसका प्रेशर के ऊपर वेरिएशन होगा। मोस्ट ऑफ द मटेरियल प्रेशर के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, मोस्ट ऑफ द मटेरियल लाइट का ऊपर कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है, लेकिन टेम्परेचर के ऊपर सबका डिपेंडेंसी है। तो ये हो गया हमारा ओहम्स लॉ। I1/I2 इक्वल टू मिल गया V1/V2। मतलब अगर तुम पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दोगे तो उसका करंट भी डबल हो जाएगा। अब अगर एक्सपेरिमेंटली इसको डिटरमाइन करो तो देखो कि वेरिएशन कैसे आएगा। अगर ओहम्स लॉ को एक्सपेरिमेंटली इसको वेरीफाई करना है तो देखो V इक्वल टू IR ये है हमारा रिलेशन। तो हम इसको क्या क्या कैलकुलेट करना होगा, एक I और एक V। हमारा सर्किट कैसा होगा, सर्किट को ऐसे लिखना है, एक रेजिस्टेंस, एक वोल्टेज सोर्स, ये तो होता है बेसिक सर्किट। अब क्या चाहिए, इस सर्किट को ऑन और ऑफ करने के लिए एक स्विच चाहिए। तो यहाँ पर हम एक स्विच कनेक्ट कर दिया, ये है एक प्लग की। दूसरा है करंट मेजर करने के लिए एक एमीटर चाहिए। तो हमने एक एमीटर को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, वो यहाँ पर करंट को मेजर करेगा। और चाहिए कि वोल्टेज मेजर करना है। अब वोल्टेज कहाँ मेजर करना है, रेजिस्टेंस का एक्रॉस में। मतलब हम रेजिस्टेंस का एक्रॉस में एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब जो चाहिए वो है वेरिएशन। मतलब यहाँ अगर पार्टिकुलर कोई भी वोल्टेज है तो पार्टिकुलर करंट ही मिलेगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें 2, 4, 5 वोल्टेज लेके 2, 4, 5 करंट चाहिए। फिर हम इससे क्या कर सकते हैं कि फिर हम यहाँ से इस लॉ को समझ सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर सकते हैं। इसीलिए हम क्या करेंगे कि इस वोल्टेज सोर्स जो होगा वो होगा वेरिएबल वोल्टेज सोर्स। वेरिएबल वोल्टेज सोर्स क्या होता है, वेरिएबल वोल्टेज सोर्स मतलब जिस सोर्स का पोटेंशियल हम चेंज कर सकते हैं, जिस सोर्स का पोटेंशियल हम चेंज कर सकते हैं वो होता है वेरिएबल वोल्टेज सोर्स। अब क्या करना है, देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है वो तो कांस्टेंट है, अर्थात रेजिस्टेंस सेम है। तो यहाँ पर वोल्टेज का वेरी करने का साथ इसका करंट का भी चेंज आएगा। तो ये वोल्टेज जब चेंज होगा करंट भी चेंज होगा। तो मान लो कि यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें एक वोल्टेज और करंट का डेटा रिकॉर्ड करना है। तो हम क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस के लिए यहाँ पर वोल्टेज को और इधर करंट को रिप्रेजेंट करेंगे। पहले मान लो एक वोल्टेज ले लिया, वो है V1, उसके लिए करंट है I1। दूसरा है V2, उसके लिए करंट है I2। तीसरा है V3, उसके लिए करंट है I3। फिर है V4, करंट है I4। और V5 करंट है I5। अब क्या करना है, अब इसको हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ को देखो कैसे बनाते हैं। यहाँ पर देखो वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप में व्हिच क्वांटिटी इज डिपेंडेंट, यहाँ पर हमने सोर्स को अप्लाई किया और ये हमारा हाथ में कंट्रोल में है। मतलब हम वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो वोल्टेज है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी और करंट है डिपेंडेंट क्वांटिटी। तो इसको हम इसीलिए क्या करेंगे कि वाई एक्सिस में हम करंट को लेंगे और एक्स एक्सिस में हम वोल्टेज को लेंगे। तो ये है वाई एक्सिस में करंट और एक्स एक्सिस में वोल्टेज। अब देखो कि शुरू में जब हमने एक डेटा ले सकते हो कि ये है वोल्टेज और ये है करंट, एक डेटा हमें मिलेगा कि 0 0। मतलब अगर 0 वोल्टेज अप्लाई करोगे तो करंट तो 0 ही होगा। तो ये हमारा एक पॉइंट मिल गया। दूसरा जो पॉइंट मिलेगा V1 I1 ऐसे, फिर तीसरा पॉइंट 4 नंबर पॉइंट, 5 नंबर पॉइंट, 6 नंबर पॉइंट। जैसे कि V इक्वल टू IR, ये रिलेशनशिप देखने में कैसे है,
ये रिलेशनशिप को हम ऐसे लिख सकते हैं कि y इक्वल टू 1/r इंटू बी। हमने y एक्सिस में I को लिया तो I को हम लिख सकते हैं y एक्सिस में, और x एक्सिस में वोल्टेज को लिया तो वोल्टेज को हम x लिख सकते हैं, और 1/r जो है वो है mx। मतलब इक्वेशन जो है देखो वो है y इक्वल टू mx, मतलब ये हो गया एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। अब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन देखो तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसे आएगा। इस इक्वेशन का स्लोप जो है m का मतलब होता है कि ये जो एंगल है थीटा, इसका tan मतलब tan थीटा, ये इक्वल टू होता है m। तो देखो m है tan थीटा और m का वैल्यू कितना है 1/r, तो m इक्वल टू हो गया 1/r। मतलब जितना कम रेजिस्टेंस होगा उसका स्लोप ज़्यादा होगा, और जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसका स्लोप कम होगा। तो अगर हमें दो रेजिस्टेंस का वेरिएशन दिया होगा, मान लो कि यहाँ पर हमारा एक ग्राफ दिया हुआ है, दो आई भी कैरेक्टरिस्टिक दिया है। एक है ये कैरेक्टरिस्टिक्स, इस ब्लू पेन में ड्रॉ किया मैंने, और दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमने इस रेड पेन से ड्रॉ किया। अब यहाँ पर देखो कि एक रेड पेन का ये मान लो इसका रेजिस्टेंस है R1, और इस ब्लू पेन का जो मैंने ड्रॉ किया इसका रेजिस्टेंस मान लो R2। अब क्वेश्चन क्या है, MCQ टाइप अगर क्वेश्चन होगा तो यहाँ पर चारों ऑप्शन मिलेगा। एक होगा R1 ग्रेटर देन R2, बी होगा R1 लेस देन R2, सी होगा R1 इक्वल टू R2, और ऑप्शन डी मान लो कि कैन नॉट बी सेड, कैन नॉट बी सेड। अब कौन सा होगा देखो, इसे हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहले है कि आई भी का ग्राफ है तो हम स्लोप देखेंगे, ये है दूसरे का स्लोप, ये है पहले का स्लोप, तो θ1 ये है θ2। अब देखो θ1 जो है वो है ग्रेटर देन θ2, मतलब tan θ1 इज ग्रेटर देन tan θ2, मतलब tan θ1 मतलब 1/r1 इज ग्रेटर देन 1/r2, और क्या मिला कि r1 इज लेस देन r2। तो r1 का वैल्यू कम है, r2 का वैल्यू ज़्यादा है। और एक तरीका है जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं, वो तरीका कैसा है, वो है कि यहाँ से हम कोई भी थीटा बीटा नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे कि सीधा यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। कोई भी एक पार्टिकुलर वोल्टेज से यहाँ पर हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया। तो अगर इस वोल्टेज का वैल्यू है V1 व V0, तो यहाँ पर भी वोल्टेज V0 है, इस पॉइंट का भी वोल्टेज V0 है, तो दोनों ही पॉइंट का वोल्टेज देखो V0 है। अब यहाँ पर ये है करंट I2 और ये है करंट I1। अब रेजिस्टेंस ज़्यादा होने से करंट कम होता है, और यहाँ पर करंट कम है I1, तो I1 लेस देन I2, मतलब R1 इज ग्रेटर देन, सॉरी यहाँ पर I1 इज ग्रेटर देन I2, मतलब R1 इज लेस देन R2। तो ये था रेजिस्टेंस का साथ करंट का साथ वोल्टेज का वेरिएशन। अब अगर हम ऐसा करें कि वोल्टेज को अगर कांस्टेंट रखें और रेजिस्टेंस का वेरी करें तो ग्राफ कैसा होगा। तो हम अभी क्या करेंगे कि वोल्टेज को फिक्स रखेंगे। तो मान लो कि हम वोल्टेज को सेम रखते हैं, तो रिलेशन जो है वो है I इंटू R इज इक्वल टू V। अब हम वोल्टेज को कांस्टेंट रखेंगे, करंट को रेजिस्टेंस को वेरी करेंगे। कैसे, ये है सर्किट हमारा, ये है कांस्टेंट वोल्टेज का सोर्स,
ये है स्विच, ये है एक एमीटर और ये है मान लो वोल्ट मीटर। ये है रेजिस्टेंस R और ये है वोल्टेज V और करंट जो होगा वो होगा I। अब हम क्या करेंगे कि वोल्टेज कांस्टेंट रखेंगे तो रेजिस्टेंस को वेरी करना है। अगर करंट का वेरिएशन चाहिए तो इस रेजिस्टेंस को हम ले लेंगे एक वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर जो R है ये R है एक वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस हम कैसे बना सकते हैं? देखो कि वेरिएबल रेजिस्टेंस हम इस तरीके से बना सकते हैं कि क्या करेंगे, ये है रेजिस्टेंस का एक एंड, ये है एक रेजिस्टेंस, इसका दूसरा एंड ओपन है। अब हम क्या करेंगे, ये कोई भी एक पॉइंट से एक स्लाइडर लेके यहाँ पर दूसरा पॉइंट, तो अगर ये A एक पॉइंट है और B एक पॉइंट है तो A और B पॉइंट का बीच में जो रेजिस्टेंस है वो वेरिएबल होगा। कैसे कि मान लो कि इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस है 10 ओम। अगर पूरे वायर का रेजिस्टेंस 10 ओम है तो मतलब आधा वायर का रेजिस्टेंस है 5 ओम, 1/4 वायर का रेजिस्टेंस है 2.5 ओम। अब इस स्लाइडर को कहाँ हम कनेक्ट करते हैं इसका ऊपर डिपेंड करेगा कि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। अगर आप इस स्लाइडर को यहाँ कनेक्ट कर दोगे तो रेजिस्टेंस मिल जाएगा 0। अगर इस स्लाइडर को हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे तो रेजिस्टेंस मिल जाएगा 10 ओम। अगर इस स्लाइडर को इस बीच पॉइंट में कनेक्ट कर देंगे तो रेजिस्टेंस हो जाएगा 5 ओम। ऐसे वेरिएबल रेजिस्टेंस बनाया जाता है। तो चलो हम हमारा टॉपिक में आते हैं। क्या है कि IR इज इक्वल टू V इज द रिलेशन, और है IR इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट है। अब I का साथ R का ग्राफ करेंगे हम, I का साथ R का ग्राफ। यहाँ पर R रहेगा, इधर I रहेगा। R को हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं इसलिए R है इंडिपेंडेंट और I उसका ऊपर डिपेंड करेगा। अब IR इक्वल टू कांस्टेंट, ये रिलेशन देखो कैसा है। I है y एक्सिस में तो y लिखेंगे, R है x एक्सिस में तो x लिखेंगे, ये इक्वल टू हो जाएगा कांस्टेंट। मतलब इक्वेशन जो है वो है xy इक्वल टू कांस्टेंट। और ये तो पता है हमें कि ये इक्वेशन जो होता है ये होता है एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मतलब ये जो ग्राफ होगा, ये ग्राफ कैसे देखने में होगा, ये ग्राफ देखने में होगा ऐसे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसे। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है पता है तुम लोगों को कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का, ये रेक्टेंगुलर का मतलब क्या होता है। ये तो एक हाइपरबोला है, देख के समझ में आ रहा है कि एक हाइपरबोला है। अब ये रेक्टेंगुलर क्यों, इसको रेक्टेंगुलर बोला जाता है इसलिए क्योंकि देखो यहाँ पर IR इक्वल टू कॉन्स्टेंट दिया है। IR इक्वल टू कॉन्स्टेंट मतलब I1R1 इक्वल टू होगा I2R2 इक्वल टू होगा I3R3 इक्वल टू होगा V, मतलब जो पोटेंशियल है। अब मान लो कि यहाँ पर करंट का वैल्यू है I1 और रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है वो है R1। यहाँ पर मान लो करंट का वैल्यू है I2 और रेजिस्टेंस का वैल्यू है R2। यहाँ पर मान लो करंट का वैल्यू है I3 और रेजिस्टेंस का वैल्यू है R3। अब देखो I1R1 का मतलब क्या है, I1R1 मतलब I1 इंटू R1। तो ये साइड है I1, ये साइड है R1, मतलब I1R1 का मतलब है इस रेक्टेंगल का एरिया, ये है I1R1। I2R2 का मतलब क्या है, I2R2 का मतलब है
इस रेक्टेंगल का एरिया, इस रेक्टेंगल का एरिया। और I3R3 का मतलब क्या है? I3R3 का मतलब है ये जो रेक्टेंगल है नीचे वाला, इस रेक्टेंगल का एरिया। तो इस ग्राफ का किसी भी एक पॉइंट का ऊपर दो परपेंडिकुलर लाइन ले लो, जो रेक्टेंगल मिलेगा, हर एक रेक्टेंगल का एरिया जो है वो एरिया है V का बराबर, मतलब एरिया है कांस्टेंट। मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वही होगा जिसका अंदर जो एरिया है वो एरिया है हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब हम पढ़ेंगे, देखो, डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस with the dimensions of a conductor। मतलब हमारे पास मान लो कि एक ही मटेरियल का दो कंडक्टर है, दो या तीन कंडक्टर है। मतलब ये है कंडक्टर, ये है एक कंडक्टर, ये है एक कंडक्टर। तो ये है डिफरेंट शेप का कंडक्टर। एक ये कंडक्टर है जो है इसका लेंथ, ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया। इस कंडक्टर की लेंथ है ये, और ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया। इस कंडक्टर की लेंथ है ये, और ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो देखो, तीनों जो कंडक्टर मैंने ड्रॉ किया यहाँ पर, तीनों का कंडक्टर में से इसका लेंथ सबसे ज़्यादा है और एरिया सबसे कम है। ये एक कंडक्टर है जिसका लेंथ है मीडियम और एरिया भी मीडियम, और इसका लेंथ है बहुत कम लेकिन इसका एरिया है सबसे ज़्यादा। अब तीनों कंडक्टर का रेजिस्टेंस अलग अलग होगा, क्योंकि इसका मटेरियल सेम लेकिन इसका लेंथ और एरिया जो है वो डिफरेंट है। और हमें पता है कि लेंथ और एरिया का ऊपर कंडक्टर का रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है, जो मैंने पिछले क्लास में बताया था। क्या है रिलेशन? तो जो बेसिक रिलेशन है हमारा वो है J इक्वल टू सिग्मा ई, जहाँ J होता है क्या? करंट डेंसिटी, सिग्मा है कंडक्टिविटी, और ये है E इलेक्ट्रिक फील्ड। अब करंट डेंसिटी का मतलब, करंट डेंसिटी का मतलब है I बाई ए, सिग्मा का मतलब 1 बाई रो, और E का मतलब V बाई एल। देन हमें मिल गया कि I इज इक्वल टू V इंटू ए बाई रो एल, और V इक्वल टू हो गया रो एल बाई ए इंटू आई, जिसको हम लिखते हैं कि V इज इक्वल टू R इंटू आई। देयरफॉर R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। रो क्या है? रो है रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, एल जो है वो है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और ए जो है ए है क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। अब रो तो मटेरियल का रेजिस्टिविटी जो हमने फिक्स्ड ले लिया अभी के लिए। लेंथ जो है इसका वेरिएशन हो रहा है, और एरिया जो है वो भी वेरी कर रहा है। मतलब किसी भी एक मटेरियल का अगर 2-4 कंडक्टर लोगे जिसका लेंथ है अलग अलग और एरिया भी अलग अलग, तो उसका रेजिस्टेंस भी डिफरेंट आएगा। रेजिस्टेंस के साथ लेंथ का क्या रिलेशन है? तो पहले हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस के साथ लेंथ का क्या रिलेशन है। मतलब एरिया को फिक्स रख के अगर हम दो कंडक्टर लें डिफरेंट लेंथ का, तो ये एक कंडक्टर लिया, ये एक लेंथ, और दूसरा एक कंडक्टर लिया, इसका लेंथ है मान लो ज़्यादा, इसका लेंथ है L1, इसका लेंथ है L2।
दोनों का ही क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए एंड ए, दोनों मटेरियल का रेजिस्टिविटी है रो एंड रो। तो फास्ट मटेरियल का रेजिस्टेंस कितना आएगा? फास्ट वायर का रेजिस्टेंस अगर R1 है तो R1 इक्वल टू होगा रो इंटू L1 बाई ए। R2 इक्वल टू कितना होगा? R2 इक्वल टू होगा रो इंटू L2 बाई ए। अब अगर R1 को R2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? रो इंटू L1 बाई ए इंटू ए बाई रो इंटू L2। इसको मैंने रेसिप्रोकल ले लिया, ए एंड रो कैंसिल हो जाएगा, मतलब इन जाएगा कि R1 बाई R2 इज इक्वल टू L1 बाई L2। मतलब किसी भी दो कंडक्टर का रेजिस्टेंस का रेशियो जो है वो उसका लेंथ का रेशियो का साथ इक्वल होगा। फिर दूसरा ले लो कि ये वेरिएशन था लेंथ का ऊपर। अब एरिया का ऊपर डिपेंडेंसी कैसे होगा? देखो कि एरिया का सूत्र जो है कि R इज इक्वल टू रो इंटू L बाई ए। अगर लेंथ सेम लोगे और रेजिस्टिविटी भी सेम होगा तो क्या होगा? R इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई ए। सेम मेथड अप्लाई करके हमें मिलेगा कि R1 बाई R2 इज इक्वल टू A2 बाई A1। मतलब जिसका एरिया ज़्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम, और जिसका एरिया कम है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। यह था एरिया का ऊपर डिपेंडेंसी। और रेजिस्टिविटी का ऊपर कैसे डिपेंडेंसी है? रेजिस्टिविटी का ऊपर डिपेंडेंसी मतलब यहाँ पर हम एक वायर लेंगे जिसका लेंथ L, एरिया A, और एक दूसरा वायर हम लेंगे सेम लेंथ सेम एरिया का, एरिया A लेंथ L, लेकिन इसका रेजिस्टिविटी मान लो रो2 और इसका है रो1। अब क्या देखो, अब है एक का रेजिस्टिविटी रो1, दूसरे का रेजिस्टिविटी रो2, मतलब फर्स्ट का रेजिस्टेंस होगा R1 इक्वल टू रो1 इंटू L बाई ए, दूसरे का रेजिस्टेंस होगा R2 इक्वल टू रो2 इंटू L बाई ए। मतलब R1 और R2 इन दोनों का रेशियो कितना होगा? रो1 इंटू L बाई ए बाई रो2 इंटू L बाई ए। L बाई ए कैंसिल हो जाएगा तो रेशियो हो जाएगा रो1 बाई रो2। तो ये था डिफरेंट डायमेंशन के लिए और डिफरेंट मटेरियल के लिए रेजिस्टेंस का वेरिएशन। अब तीसरा एक वेरिएशन मैं बताऊंगा, वो है स्ट्रेचिंग करने से। मतलब हमारे पास कोई भी एक वायर है, उसका हम अगर स्ट्रेच करें तो किसी भी एक वायर को स्ट्रेच करने से उसका क्या होगा? लेंथ ज़्यादा होगा। जब लेंथ ज़्यादा होगा तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पर कांस्टेंट क्वांटिटी क्या होगा? तो मान लो कि हमारे पास एक वायर है जो पहले था ये वाला ऐसा, और इस वायर को हमने स्ट्रेच किया दोनों साइड से, तो इसका क्या हो गया? लेंथ जो है वो है बढ़ गया और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो घट गया। तो एरिया कम हो गया और लेंथ ज़्यादा हो गया। अब क्या होगा कि देखो, इसका मान लो कि लेंथ है L1 और एरिया है A1, इसका लेंथ है L2 और एरिया है A2। यहाँ पर कांस्टेंट क्वांटिटी एक है जो है उसका वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब V इक्वल टू लेंथ इंटू एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू एरिया। मतलब पहले वॉल्यूम जितना था बाद में भी वॉल्यूम उतना ही होगा। मतलब हमें मिल रहा है कि A1 बाई A2 ये रेशियो है इक्वल टू L2 बाई L1।
अब देखो हम इन दोनों का रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं कि R1 एंड R2। पहले R1 देखो, R1 इक्वल टू होगा रो इंटू L1 बाई A1 और R2 इक्वल टू होगा रो इंटू L2 बाई A2। अब इसका ऊपर और नीच दोनों में L1 मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर L1 मल्टीप्लाई कर दो, इसको स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर L2 मल्टीप्लाई करने से स्क्वायर हो जाएगा, नीचे A2 इंटू L2 हो जाएगा। ये क्वांटिटी हो गया रो इंटू L1 स्क्वायर बाई वॉल्यूम, ये हो गया रो इंटू L2 स्क्वायर बाई वॉल्यूम। अब देखो R1 और R2 इन दोनों का रेशियो कितना आया, वो आया रो इंटू L1 स्क्वायर बाई वॉल्यूम बाई रो इंटू L2 स्क्वायर बाई वॉल्यूम। रो रो एंड वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया L1 बाई L2 उसका स्क्वायर। मतलब हमें क्या मिला, हमें मिला अगर किसी भी एक वायर का वॉल्यूम कांस्टेंट है, दो वायर है, दो वायर का लेंथ है L1 L2, उस दोनों वायर का वॉल्यूम सेम है, तो मतलब R होगा प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। जिसका लेंथ ज़्यादा है उसका रेजिस्टेंस भी उसका स्क्वायर का साथ वेरी करेगा। मतलब इसको खींच के अगर लेंथ डबल कर दोगे तो उसका रेजिस्टेंस 4 गुना हो जाएगा। एक हम प्रॉब्लम करते हैं, देखो न्यूमेरिकल। इसका ऊपर प्रॉब्लम है कि मान लो कि कोई भी एक वायर है, उसका लेंथ हमने 1% बढ़ा दिया, मतलब डेल्टा L बाई L, ये है फ्रैक्शनल चेंज इनटू 100%, ये इक्वल टू है 1%। मतलब लेंथ को हमने 1% बढ़ा दिया। पहले लेंथ अगर 100 सेंटीमीटर था, मतलब 1 मीटर, तो उसका लेंथ 1 सेंटीमीटर ज़्यादा कर दिया। तो क्वेश्चन है कि यहाँ पर डेल्टा R बाई R परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस वो कितना होगा। तो रिलेशन से देखो कि R इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, मतलब R इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू L स्क्वायर। अब हम लिख सकते हैं कि क्या, यहाँ पर log ऑफ R इज इक्वल टू log ऑफ K प्लस log ऑफ R स्क्वायर, सॉरी L स्क्वायर, और हो जाएगा लॉगरिदम ऑफ R इज इक्वल टू लॉगरिदम ऑफ K प्लस 2 इंटू लॉगरिदम ऑफ L। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये होगा डेल्टा R बाई R इज इक्वल टू डेल्टा K बाई K। अब K तो एक कांस्टेंट है, मतलब डेल्टा K 0, तो फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 इंटू डेल्टा L बाई L, और हमें मिलेगा डेल्टा R बाई R इंटू 100% इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा L बाई L इंटू 100%। ये हो जाएगा 2 इंटू डेल्टा L बाई L इंटू 100% इक्वल टू 1%। सो रेजिस्टेंस का चेंज जो होगा वो होगा 2%। जितना चेंज उसका लेंथ पर आएगा उसका डबल परसेंटेज चेंज होगा उसका रेजिस्टेंस पर। लेकिन ये जो मेथड हमने अप्लाई किया ये है एक एप्रोक्सीमेशनल मेथड, और एप्रोक्सीमेशन तब तक अप्लाई होगा जब उसका चेंज जो है वो बहुत कम होगा। लेकिन अगर उसका इसी चेंज को बहुत ज़्यादा कर दिया जाए कि मान लो उसका लेंथ हमने 20% इंक्रीज कर दिया, तो अगर लेंथ इज इंक्रीज बाय 20%, लेंथ is increased by 20%. Stretching, by stretching, calculate the percentage change in रेजिस्टेंस।
अगर लेंथ को हम 20% इंक्रीज कर देंगे तो हमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। अब पहले जो प्रॉब्लम क्या था वो मेथड यहाँ पर अप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 40% और जो कि हो जाएगा गलत, क्योंकि 20% लेंथ इंक्रीज मतलब बहुत छोटा सा इनफाइनेटसिमल स्मॉल इंक्रीज, ये हम नहीं बोल सकते। क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर चेंज जो है बहुत ज़्यादा है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम जियोमेट्री एलजेब्रिकली सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम कैलकुलस नहीं अप्लाई कर सकते। तो एलजेब्रिकली अगर सॉल्व करेंगे तो मान लो इनिशियल लेंथ जो है L1 और फाइनल लेंथ जो है वो है L2। इनिशियल रेजिस्टेंस है R1 और फाइनल रेजिस्टेंस है R2। अब लेंथ का परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करने के लिए पहले चेंज कैलकुलेट करना होगा। लेंथ का चेंज जो हुआ वो है L1 माइनस L2, L2 माइनस L1, ये है चेंज इन लेंथ। फ्रैक्शनल चेंज कितना होगा, डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ, मतलब चेंज इन लेंथ बाय इनिशियल लेंथ, ये हो गया फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ डेल्टा L बाई L। इसको अगर हम परसेंटेज करें तो 100% से मल्टीप्लाई कर दो, ये दिया हुआ है 20%, मतलब मिल गया L2 माइनस L1 बाई L1 इक्वल टू हो जाएगा 1/5 जो कि है 20/100, मतलब 5L2 माइनस 5L1 इज इक्वल टू L1 और 5L2 इज इक्वल टू 6L1 और L2 जो हो गया वो हो गया 6/5 इंटू L1। तो लेंथ कितना गुना चेंज हुआ, लेंथ यहाँ पर 6/5 टाइम्स चेंज हुआ। अब वेरिएशन कैसा है कि R2/R1 ये होगा L2/L1 उसका स्क्वायर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अब L2/L1 इक्वल टू 6/5 मतलब ये हो गया 36/25। अब हम क्या करेंगे कि R2/R1 हमें ये मिल गया, तो R2/R1 से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ पर 36/25 से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, ऊपर हो जाएगा R2 माइनस R1/R1, इधर हो जाएगा 36 माइनस 25/25, ये इक्वल टू हो गया 11 और ये हो गया 25, मतलब फ्रैक्शनल चेंज जो मिल गया हमें डेल्टा R/R ये हो गया 11/25। तो अगर डेल्टा R/R का वैल्यू है 11/25 मतलब परसेंटेज चेंज डेल्टा R/R इंटू 100% इक्वल टू हो जाएगा 11/25 इंटू 100%। 25 4 जा 100, ये हो गया 44%। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस का जो चेंज होगा वो होगा 44%। ठीक है, तो ये था हमारा आज का क्लास। अगली जो क्लास आएगा, अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस का वेरिएशन एंड सुपर कंडक्टर। तो तब तक के लिए बाय बाय और कीप स्टडिंग।